खुश रहो। टैगोर जी अकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में सबका हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। व्यवसाय अध्ययन में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। आज इसका लास्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। आज का जो मेन अपना टॉपिक है वो है व्यवसाय आरंभ करने संबंधी घटक यानी एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आज का अपना जो मूल टॉपिक है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक व्यवसाय के लिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय के जो जोखिम है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यवसायिक जोखिम क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में व्यवसायिक जोखिम कितने प्रकार की होती हैं, जैसे शुद्ध जोखिम है, अशुद्ध जोखिम है, इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में व्यवसाय की जो प्रकृति है ये भी कल मैंने आपको बताया था। और व्यवसायिक जोखिम में जो कारण होते हैं जैसे मानवीय कारण है, प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, अन्य कारण है, इन सभी के बारे में कल हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है व्यवसाय आरंभ करने से संबंधित जो घटक हैं। एक व्यवसाय के द्वारा व्यवसाय का चयन करते समय, व्यवसाय को प्रारंभ करते समय किन किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की जो क्रियाएं करता है, उसी प्रकार से एक व्यवसाय की स्थापना करने के लिए व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कौन कौन से संसाधन होंगे वो अपने काम में आएंगे, तो उन क्रियाओं को ध्यान में रखना भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए व्यवसाय परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी है कि इसका जो मैनेजमेंट जो है, इसका जो प्रबंधक है वो योग्य होना चाहिए। व्यवसाय के अंदर आने वाली अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका पूर्वानुमान लगाने में वह सक्षम होना चाहिए और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कम समय में किस प्रकार से किया जा सकता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सबसे कम से कम समय में, कम लागत पे और कम जल्दी से जल्दी उनको किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है, ये जरूरी है। तो इस प्रकार से एक प्रवर्तक के द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने से कई प्रकार की जो महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। एक संस्था में विनियोजित पूंजी का सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार से किया जाए, संस्था का जो लाभ है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रवर्तक वगैरह जो होता है उसको फैक्ट्री लगाने के लिए व्यवसाय में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे स्थान है, संभावित ग्राहक है, सामान है, संयंत्र अभिन्यास है, कुशल कर्मचारी हैं, उपलब्ध बाजार है, परिवहन के साधन है, अन्य सभी प्रकार के संसाधन हैं उनका सही प्रकार से उपलब्ध हो ताकि व्यवसाय स्थापना में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। तो ये होते हैं व्यवसाय के प्रारंभ करने संबंधी जो प्रमुख जो बातें हैं उनका अध्ययन हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। उनका जो अध्ययन है वो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार में करेंगे। जैसे सबसे पहला जो बिंदु है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। व्यवसाय के स्वरूप का चयन, व्यवसाय के स्वरूप का चयन करना। एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय सबसे पहले हम व्यवसाय का स्वरूप का चयन करेंगे कि उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या है, किस प्रकार से लाभ को अधिकतम किया जा सकता है, किस प्रकार से समस्याएं उनका स्वरूप लगाएंगे। तो व्यवसाय का स्वरूप का चयन करते समय सबसे पहले हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे। आज के दिन बाजार अनुसंधान जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बाजार में वर्तमान समय के अंदर आज एक व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों न हो,
एक उद्योगपति कितना ही बड़ा क्यों न हो, संपूर्ण देश के जो समाज में जो है रहने वाले जो लोग हैं उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति वह नहीं कर सकता। इस प्रकार से अपने सीमित संसाधनों के हिसाब से वो मार्केट का रिसर्च करता है, अपने को कौन से मार्केट में और वस्तु की सप्लाई करना है, जिसको चयनित बाजार भी बोलते हैं, जिसको लक्षित बाजार भी बोलते हैं, या उपभोक्ताओं का चयन भी जिसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के स्वरूप का चयन का निर्धारण करते समय सबसे पहले एक बाजार का चयन करेंगे, उसका अनुसंधान करेंगे, पहले से कौन कौन सी वस्तुएं उसके अंदर बिक रही हैं या उसकी स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हैं, बाजार में किस प्रकार की प्रतियोगिता है और वर्तमान में वो कौन सी वस्तु है जिसका उत्पादन हम लोग करें ताकि मार्केट के अंदर अधिक से अधिक बेचा जा सके, या वर्तमान में उपभोक्ताओं की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सी वस्तु मार्केट के अंदर सप्लाई की जा सकती है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उपभोक्ताओं की मांग का पता लगाना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं की मांग कम है या ज्यादा है, किस प्रकार की है, उसके अनुसार ही हमें व्यवसाय की जो प्रकृति है, व्यवसाय का जो आकार है, उसके अनुसार ही हमें व्यवसाय के स्वरूप का चयन करना पड़ता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फर्म के आकार का चयन। फर्म में संस्था जो है ये आकार का चयन करना, फर्म के आकार का चयन करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, व्यवसाय के स्वरूप का चयन करने के बाद में फर्म का जो आकार है, फर्म का आकार कितना होना चाहिए, फर्म बड़े आकार की होनी चाहिए या छोटी आकार की होनी चाहिए। हमारे द्वारा जो उत्पादित वस्तु की अगर मांग मार्केट के अंदर ज्यादा है तो हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट कर सकते हैं, बड़े उत्पादन की जो वस्तुएं होती हैं उसका लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए अधिक उत्पादन करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मांग ज्यादा है और मांग के अनुसार सप्लाई करने के लिए उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा। तो बड़े आकार के जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए उत्पादन ज्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए फर्म के आकार का जो स्वरूप है, अगर मांग ज्यादा है तो फर्म का आकार अपने को थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तार उसको देना पड़ेगा, बड़े आकार के फर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। अगर मार्केट के अंदर ग्राहकों की मांग कम है, वस्तु की अगर मांग कम है तो ज्यादा उत्पादन करने से कोई फायदा नहीं होता। इस प्रकार से फर्म का जो आकार जो होता है हमें वो छोटे रूप में ही रखना पड़ेगा, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है स्वामित्व के स्वरूप का चयन करना। स्वामित्व के स्वरूप का चयन करना, स्वामित्व के स्वरूप का चयन करना। वर्तमान समय के अंदर अनेक प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं सब वो प्रचलन में है। एक और सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसके अंदर पहलू है, यानी व्यवसाय का स्वरूप का हम लोगों ने चयन कर लिया, आकार का चयन कर लिया और उसके बाद में स्वामित्व के स्वरूप का चयन किया जाता है कि व्यवसाय का स्वामित्व किस प्रकार से होगा। एकल स्वामित्व होगा या हिंदू परिवार स्वामित्व होगा या साझेदारी फर्म होगी या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय होगा या एक कंपनी होगी। तो ये स्वामित्व के स्वरूप का चयन किया जाएगा। अगर व्यवसाय के अंदर व्यवसाय पे पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं, व्यवसाय में कम पूंजी की आवश्यकता है, सीमित कौशल प्रबंध है, व्यवसाय पे हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है उसको चुनना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अगर अपने को पैतृक संपत्ति विरासत में मिली है तो एक हिंदू परिवार उपयुक्त रहता है। और इसके अलावा अगर कई व्यक्ति मिलकर के कई जो पूंजी का सहयोग होता है और कई जो होते हैं उसमें कौशल क्षमता होती है, दोनों का विकास करने के लिए अगर करते हैं तो साझेदारी उचित रहती है। और बड़े पैमाने का अगर हम लोग उत्पादन करना चाहते हैं, बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं, इनके सभी के दोषों को, एकल व्यापार साझेदारी सभी के दोषों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो हम लोग कंपनी की भी स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
तीसरे नंबर पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें स्वामित्व का चुनाव करने के लिए हम किस प्रकार का स्वामित्व चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं उसमें चाहते हैं, उसके अनुसार ही हमें उसका चुनाव करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है उद्यम का स्थान। उद्यम का स्थान है जो फर्म हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जिस स्थान के ऊपर हम अपना व्यवसाय जो खोलने जा रहे हैं या उद्योग लगाने जा रहे हैं, वहां पे स्थान का चयन बहुत जरूरी होता है। स्थान का होता है जिस स्थान पे हम लोग जो व्यवसायिक क्रियाएं करते हैं, जिस स्थान पे कोई फैक्ट्री लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, उसको स्थान कहा जाता है। और स्थान का चुनाव करते समय बहुत जरूरी है कि वहां का जो वातावरण किस प्रकार का है। अपन जो संस्था है, जो फर्म लगाने जा रहे हैं, उसके अनुसार उपलब्ध जो श्रमिक है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसकी बिजली की आपूर्ति है, पूर्तिकर्ता जो है, परिवहन के साधन है, संचार के साधन है या भंडारण वगैरह जो है, ये सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, ये एक उद्यम के स्थान के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार से एक उद्यम के स्थान का चयन करते समय ये सभी प्रकार की जो बातें हैं, इसका हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उद्यम का चयन करते समय जरूरी है ये सभी प्रकार के संसाधन होते हैं, ये उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद में 5वां नंबर जो आता है वो आता है इसके अंतर्गत वित्त की व्यवस्था से संबंधित जो आता है वो है प्रतिस्थापन के लिए वित्त की व्यवस्था। अपने के लिए वित्त व्यवस्था, अर्थात प्रतिस्थापन के लिए वित्त की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण घटक आता है। ये व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्त की व्यवस्था करना, कच्चा माल प्रारंभ करने के लिए है या स्थायी संपत्ति क्रय करने के लिए, चल संपत्ति क्रय करने के लिए, व्यवसाय का विकास करने के लिए है, उसका विस्तार करने देने के लिए वगैरह जो होते हैं, उनको भुगतान करने के लिए इसकी वित्त की व्यवस्था बहुत ही जरूरी होती है। तो एक व्यवसाय के अंदर वित्त प्राप्ति किन साधनों से होगी? वित्त प्राप्ति के विभिन्न साधन होते हैं, बाह्य स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत भी होते हैं, यानी बैंकों से व्यवस्था करनी है या सेठ साहूकार महाजन देशी बैंकर्स होते हैं उनसे करनी है, या अंश में वगैरह ऋण पत्र वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा करनी है। तो व्यवसाय की जो वित्त व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से करनी है, सस्ते संसाधन कौन से हैं, सस्ती प्राप्ति किस प्रकार से होगी, ये व्यवसाय की वित्त प्राप्ति से संबंधित भी है। और उसके बाद में वित्त प्राप्ति जो होता है उसका समुचित उपयोग जो है, सही प्रकार से जो आवंटन है उसका नियंत्रण वगैरह जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये एक व्यवसाय की प्रतिस्थापन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, वित्त की जरूरी होती है कि वित्त किन किन साधनों से प्राप्त की जाए, किस प्रकार से प्राप्त की जाए, किन साधनों के लिए हमें वित्त की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से उनका पूर्वानुमान भी लगाना कि कितनी वित्त की आवश्यकता होगी और उसकी व्यवस्था हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। व्यवसाय परिस्थापन के लिए, व्यवसाय की स्थापना करने के लिए वित्त व्यवस्था, वित्त का सही प्रकार से प्रबंध करना, ये भी इसके अंदर महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में एक और जो नेक्स्ट बिंदु आता है अपना, वो आता है भौतिक सुख सुविधाएं जो इसके अंतर्गत आती हैं, वो है भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं इसके अंतर्गत ये भी मान आती हैं। भौतिक सुविधाओं के अंदर इसके अंदर भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक संसाधन में जैसे संयंत्र है, मशीन है, उपकरण वगैरह जो हैं इस प्रकार के जो आते हैं, और वित्तीय संसाधनों में वित्त आती है। इस प्रकार से भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन होते हैं, उन दोनों के मध्य तालमेल होना बहुत जरूरी है। सही प्रकार से दोनों के मध्य तालमेल होता है तो व्यवसाय जो होता है उसमें सब प्रगति होती है, उसका विकास होता है। भौतिक संसाधन वगैरह जो
इसके अंदर जो होते हैं लेआउट वगैरह जो होता है इसका सही प्रकार से, उसका चुनाव भी हम लोग किस प्रकार से कर पाते हैं, सही प्रकार से होता है नहीं होता है, या वित्तीय संसाधन अपने जो प्राप्त हैं उनका सही प्रकार से सामंजस्य है या नहीं है, जिसके लिए वित्त का हम लोगों ने उपलब्ध किया था उन्हीं संसाधनों के लिए उसको काम में लिया गया तो नहीं लिया, इसके लिए भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण घटक इसके अंतर्गत माना जाता है, ये भी जरूरी है। उसके बाद में एक और जो आता है वो है संयंत्र अभिविन्यास, जिसको बोलते हैं संयंत्र अभिविन्यास जो होता है, लेआउट जो जिसको बोलते हैं नक्शा वगैरह जो होता है। एक सफल व्यवसाय के संचालन के लिए फर्म का चयन करते समय संयंत्र अभिविन्यास ही बहुत जरूरी होता है। लेआउट जिसको बोलते हैं उसका नक्शा रेखा तैयार करना और उसके अंतर इस प्रकार से तैयार करना, उसके अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो है सभी प्रकार की जैसे मशीनरी वगैरह है, श्रमिक वगैरह, कर्मचारी वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, उनको सही प्रकार से सुसज्जित तरीके से उसके अंदर सही प्रकार से व्यवस्था की जा सके, तो ये भी इसके अंदर बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद में एक और जो मैन आता है वो आता है वचनबद्ध कामगार। वचनबद्ध कामगार एक और जो महत्व बिंदु आता है, किसी भी संस्था की जो महत्वपूर्ण जो संपत्ति होती है वो उसके अंदर कर्मचारी माने जाते हैं, इसलिए उसके अंदर वचनबद्ध कारगर या सक्षम कामगार होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनेक प्रकार के भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए, उसका विकास विस्तार करने के लिए, सफलता के लिए अपने बाद जितने जो मानवीय संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, उसके अंदर सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। और जितने भी प्रकार के भौतिक संसाधन होते हैं उनका कुशलतम उपयोग करने के लिए मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो वचनबद्ध होने चाहिए और कुशल होने चाहिए। इसलिए किसी भी संस्था में और कर्मचारी में कुशलता प्राप्त करने के लिए उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, मानवोचित व्यवहार होना चाहिए और कर्मचारी के साथ इस प्रकार से कार्य क्षमता बढ़ाने के सभी प्रकार के प्रयास भी किए जाने चाहिए। किसी भी संस्था के अंदर जितने वचनबद्ध या सक्षम कुशल कारीगर होंगे, कर्मचारी होंगे, उतने ही संस्था वह सर्वोत्तम तरीके से विकास करेगी। इसलिए किसी भी संस्था के अंदर सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार होते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और उसके बाद में एक और जो मैन है वो है कर संबंधी आयोजन। आज सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर अनेक प्रकार के टैक्स वगैरह, कर वगैरह आदि लगाए जाते हैं, जिनकी भी सही प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए, ये जरूरी है। जो व्यवसाय की कार्य विधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार से व्यवसाय के प्रवर्तक को विभिन्न कर कानून के अंतर्गत जो दायित्व होता है, विभिन्न प्रकार के जो कर लगाए जाते हैं उनको सही प्रकार से उनका निर्वाह करना चाहिए, सही समय के ऊपर उनका भुगतान करना चाहिए, सही प्रकार से उनके लिए आयोजन बनाना चाहिए। जो भी कर चुकाए जाते हैं उनके लिए सही प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए। और लास्ट में जो आता है इसका मेन बिंदु वो है उद्यम प्रवर्तन। उद्यम प्रवर्तन इस प्रकार से एक मैनेजमेंट के द्वारा, एक प्रबंधक के द्वारा ऊपर सभी प्रकार के जो बिंदु बताए गए हैं इनको सही तरीके से निपटाना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए, इनका सही प्रकार से क्रियान्वयन करना चाहिए, ताकि एक व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे व्यवसाय को गतिशीलता प्रदान करना, आवश्यक कानूनी औपचारिकता को पूरा करना, व्यवसाय का उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना है, किस प्रकार से बिक्री की मात्रा निर्धारण करनी है, लाभ कितना होना चाहिए, व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन किस प्रकार से करेंगे, आने वाली जो समस्याएं हैं उनका कम लागत और कम समय में किस प्रकार से उनका समाधान किया जाएगा, सभी प्रकार की जो बातें होती हैं उन सभी का उसको पूर्वानुमान लगा करके सही प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए, व्यवसाय को चालू करना चाहिए। तो इस प्रकार से
आज हमने एक व्यवसाय का प्रारंभ करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवसाय के आकार का निर्धारण करना है, उसके बाद में उसका स्वरूप किस प्रकार हो उसका चयन करना है, उसके बाद में उसका जो स्वामित्व होता है उसका निर्धारण करना पड़ता है, एकल व्यवसाय हो या साझेदारी होगी कंपनी में उसका, उसके बाद में ये चारों हो जाने के बाद में एक स्थान का निर्धारण करना पड़ता है। इस स्थान में सभी प्रकार के व्यवसाय की दशाएं अनुकूल होनी चाहिए और सभी साधन वगैरह जो उपलब्ध हो। उसके बाद में उसकी वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, भौतिक सुख सुविधाएं जो होती हैं, वित्तीय संसाधन है उनकी प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उनमें सामंजस्य किस प्रकार से होगा, या कुशल कर्मचारी जो होते हैं उनकी प्राप्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि ये एक व्यवसाय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे मेन बात कुशल कर्मचारियों की संस्था के अंदर होती है। उसके बाद में सरकार के द्वारा नियम कानून आचार संहिताएं जो बनाई जाती हैं, कर संबंधी जो है उसका सही प्रकार से आयोजन का निर्धारण करना, सभी प्रकार से उनकी जानकारी वगैरह होनी चाहिए। ये सभी बातों की सही प्रकार से अध्ययन करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके और सही प्रकार से कुशल संचालन किया जाना चाहिए, ताकि एक व्यवसाय जो है उसका विकास हो सके, दीर्घकाल तक चलता रहे, अच्छा लाभ कमा सके। सभी जो वर्ग होते हैं व्यवसाय से जुड़े हुए, चाहे वो अंशधारी हो, पूर्तिकर्ता हो, चाहे वो स्वामी हो, ग्राहक हो, कर्मचारी हो, सबके प्रति अपने दायित्व का सही प्रकार से निर्वाह कर पाएगा। अगर व्यवसाय में लाभ होगा, व्यवसाय में स्थायित्व होगा, तो इस प्रकार से एक प्रवर्तक जो होता है, प्रबंधक जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, उसको बहुत ही सोच समझ करके सभी प्रकार के जो पहलू होते हैं उनका सही प्रकार से अध्ययन करके ही व्यवसाय का प्रारंभ करना चाहिए, ताकि व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा सके। तो ये था अपना पहला पाठ आज का जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद व्यवसाय के जो विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप आएंगे उनके बारे में दूसरा पाठ हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। सभी बच्चे खुश रहें। सभी को धन्यवाद।